मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ योर वीकली एडिटोरियल्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लास्ट वीक के सारे एडिटोरियल्स कवर अप कर लिए थे। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके थे, है ना। और लास्ट वीक थोड़ा हैवी भी था, उसमें आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे, है ना, और वो इंपॉर्टेंट भी बहुत थे इक्वली। ठीक है, तो इस वीक जो आर्टिकल्स आपके रिपीटेटिव रहेंगे, यानी कि जो लास्ट वीक हम डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं के रिगार्डिंग अगर कोई और एडिटोरियल या कोई और आर्टिकल आपका द हिंदू या द एक्सप्रेस में देखने को मिला है, उसको मैंने कवर अप नहीं किया क्योंकि वो रिपीटेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर किसी मैटर के रिगार्डिंग कोई प्रोग्रेसिव स्टेप लिया गया है, उसको मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे आर्टिकल्स को देखते हैं। सबसे पहला वुड बी रिलेटेड टू योर चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग इस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया इज कमिटेड टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030 अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आता है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन से एसडीजी में चाइल्ड मैरिज को इरेडिकेट करने की बात की गई है, कौन सा एसडीजी है वो। ठीक है, एक तो आपको ये देखना है। प्लस इसमें एक और चीज़ ये है कि यूनियन गवर्नमेंट का फर्स्ट एनिवर्सरी 1 साल पूरा हुआ है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। ये आपका 100 डे अवेयरनेस कैंपेन है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है, मतलब ये रिपोर्ट्स कहती हैं आपकी गवर्नमेंट की, कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है एज पर NFHS डेटा, NFHS 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ठीक है, NFHS 5 के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखने को मिली है, बट स्टिल जो आपका परसिस्टेंस लेवल है वो 23.3 पर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इस डेटा के मतलब जब इस डेटा को और डीपली देखते हैं तो हमें ये चीज़ एनालाइज होती है कि ये जो नंबर है ये पूरी कंट्री पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन। इंडिया के कुछ रीजन्स में अभी भी चाइल्ड मैरिज जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है और आपका कुछ रीजन्स में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन देखने को मिला है ना। और फिर इस एडिटर ने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि चाइल्ड मैरिज का डायरेक्ट कनेक्शन है हेल्थ इंडिकेटर, एजुकेशन और पॉवर्टी लेवल्स के साथ। किस किस के साथ? जब आप चाइल्ड के ऊपर अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ेंगे ना, चाइल्ड थीम जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे, मैंने बताया भी था चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड यूथ, ये पूरा एक थीम है। ठीक है, तो चाइल्ड जो है आपका, इस चाइल्ड मैरिज का डायरेक्ट कनेक्शन 3 डायमेंशंस के साथ इन्होंने बताया, एक हेल्थ, एक एजुकेशन एंड एक आपका पॉवर्टी लेवल्स। अब कल को चाइल्ड मैरिज के ऊपर अगर आपसे पेपर 2 में कुछ भी पूछ दे तो इन 3 डायमेंशंस को इंक्लूड करना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, एक ये डेटा याद रखना है, NFHS 5 का कितना नंबर डाउन हो गया है, 47.4% से 23.3% पे आ चुका है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको जो बतानी है इस प्रॉब्लम में फर्दर, वो ये है कि इंडिया में ये जो नंबर है ये थॉरो नहीं है, मतलब आपका पूरा थ्रू आउट द इंडिया यूनिफॉर्म नहीं है। रीजनल डिफरेंसेस आर डेफिनेटली देयर। और वो रीजनल डिफरेंसेस कैसे हैं कि ये डिपेंड करता है स्टेट्स की अनइवन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। जैसे कि हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज के जो रेट्स हैं आपके, ठीक है ना, वो देखने को मिले हैं एक वेस्ट बंगाल में, एक बिहार में और एक त्रिपुरा में। सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में है। स्टेट्स सच एज झारखंड, आंध्र प्रदेश, आसाम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान आर नॉट फार बिहाइंड। इनमें भी बहुत हाई है। वेस्ट बंगाल में इट इज़ वेरी हाई। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्या है, अभी अभी हमने 3 इंडिकेटर देखे, हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल में आपका पॉवर्टी लेवल जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी लेवल्स आर वेरी हाई। तो वहाँ पे पॉवर्टी लेवल्स बहुत हाई होने की वजह से चाइल्ड मैरिज की प्रेवलेंस ज़्यादा है। राजस्थान में एजुकेशन, विमेन की एजुकेशन एंड विमेन की हेल्थ के ऊपर एम्फेसिस इज वेरी लो। तो यहाँ पे आपके चाइल्ड मैरिज के जो इंस्टेंसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ये डेटा आपका पेपर 1 में भी काम आ जाएगा। कभी कभी स्टेट के बारे में पूछ देता है, वो स्टेटमेंट देखे कि कौन से स्टेट में ये चीज़ प्रेवलेंट है। ठीक है, तो उसको भी देख लेना, मतलब पेपर 1 का एंगल भी लगाया करो ऑफकोर्स। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ ये, है ना। ये इस तरीके से इन रीजन्स में ज़्यादा है। बल्कि इसी के अगेंस्ट में हम देखें तो इंडिया में सर्टन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन किसके साथ में है, अब इन्होंने यहाँ पे कुछ डेटा दिया है। ठीक है, इस डेटा में इन्होंने कहा है कि जब UN का पॉपुलेशन फंड जो है आपका, है ना, इसने जब NFHS के डेटा की एनालिसिस किया, देन दे फाउंड के वाइल 40% ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम लोएस्ट क्विंटल ऑफ हाउस होल्ड, जो आपका हाउस होल्ड इनकम इंडिया में है,
ठीक है, पर कैपिटा इनकम का एक स्टैंडर्ड है। तो जो नीचे वाले लोग हैं, मतलब जिनका इनकम लेवल डाउन है, जो लोअर जोन में बिलोंग करते हैं, उनमें चाइल्ड मैरिज की जो प्रेवलेंस है दैट इज ऑलमोस्ट 40%। ठीक है, जो कंट्री में लो इनकम ग्रुप्स हैं उनमें चाइल्ड मैरिज की प्रेवलेंस इज ऑलमोस्ट 40%। ठीक है, जितनी भी मैरिजेस हो रही हैं उनमें से 40% चाइल्ड मैरिज है। लेकिन अगर हम इसी को रिचर फैमिलीज के केस में देखें तो वहां पर दिस नंबर इज जस्ट 88%। ठीक है, इट इज जस्ट 8%। और मुझे तो थोड़ा सा ये भी देख के शौक लग रहा है कि रिचर फैमिलीज में भी चाइल्ड मैरिज हो रही है ना। फिर देखो 48% ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो गर्ल्स एजुकेटेड हैं और नॉन एजुकेटेड हैं, है ना, तो 48% जो गर्ल्स हैं जिनके पास कोई एज सच एजुकेशन नहीं है उनका भी चाइल्ड मैरिज हो जा रहा है ना। और द नंबर इज जस्ट 4% अमंग दोज विद हायर एजुकेशन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो एनालिसिस है, जब आप कंक्लूजन लिखेंगे या फिर आप बॉडी में एक कनेक्टिंग लाइन लिखेंगे तो आप उस लाइन को इस तरीके से ही ट्रांजिशन करना कि ये एक नेशनल एवरेज दिखाई दे रहा है ना, बल्कि जो रूट प्रॉब्लम है वो कहीं और ही एग्जिस्ट कर रही है, एंड दैट रूट प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन पॉवर्टी, जहाँ पे पॉवर्टी के लेवल्स आर हाई। ठीक है, रूट प्रॉब्लम वहाँ पे है जहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन के इंडिकेटर्स आर डाउन, और वहाँ पे द प्रेवलेंस रेट इज ऑलमोस्ट 40%। ये डेटा आपको डालना है, इसका खास ध्यान रखना है कि 40% एंड 48%, लो एजुकेशन में 48% एंड लो इनकम में 40%। ठीक है, दिस शोज समथिंग। फिर आता है आपका, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बट इस एक्ट के अंडर जो है, पहली बात तो फ्रीक्वेंट एप्लीकेशंस आपकी कम है, यानी कि इंडिया में रिपोर्टिंग कम है ना। आपने कुछ ऐसे केस स्टडीज भी देखे होंगे आईएएस ऑफिसर्स के, जहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स ने बहुत सारी लड़कियों को चाइल्ड मैरिज से रेस्क्यू किया है। स्टिल वो लड़की ही एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं दे रही है, उस लड़की को ही लगता है कि उसकी फैमिली की बदनामी हो रही है और उसे मैरिज कर लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो एक मेंटालिटी भी इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं हम पूरे इंडिया लेवल पे, खास करके इस लोअर इनकम ग्रुप्स में। ठीक है, दूसरा आपका इशू ये है कि जो कन्विक्शन रेट है इस एक्ट के अंडर, कन्विक्शन रेट मतलब पनिशमेंट के जो लेवल्स हैं दैट इज़ वेरी लो। ठीक है, और ऊपर से क्या होता है, ऑल्सो द यूज ऑफ लॉज सच एज पॉक्सो विच आर स्ट्रिंजेंट एंड प्रोवाइड नो लीवे फॉर कंसेंटिंग सेक्शुअल एडोलेसेंट हैज़ लेड टू अदर कंसर्न्स। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी कंसेंटिंग गर्ल्स होती हैं जिन्हें खुद को एडोलेसेंट में शादी करनी है ना, तो वो क्या करती हैं, वो इस पॉक्सो के डर की वजह से, इसके अंडर जो हार्श पनिशमेंट मिलती है उसकी वजह से भी रजिस्टर नहीं करती हैं कि उनकी चाइल्ड मैरिज हुई है। तो इसकी वजह से भी चाइल्ड मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग है वो डाउन है। ठीक है, फिर बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं अनप्रोफेशनल हेल्प की तरफ चली जाती हैं कि कहीं पॉक्सो ना लग जाए, कहीं वो भी किसी केस में ना फंस जाएं, क्योंकि उनका माइंड उतना एजुकेटेड और अवेयर नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से काम करता है। ठीक है, ऑलरेडी इट इज एस्टैब्लिश दैट चाइल्ड मैरिज कैन लीड टू पुअर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। अब इसे आप इम्पैक्ट वाले सेक्शन में डाल लेना चाइल्ड मैरिज पे। ठीक है, इम्पैक्ट वाले सेक्शन में कैसे डालोगे, इम्पैक्ट वाले सेक्शन में डालना कि पुअर मैटरनल हेल्थ एक कंसिक्वेंस है और चाइल्ड हेल्थ खराब होना भी एक कंसिक्वेंस है। किसका, चाइल्ड मैरिज का। इन दिस बैकड्रॉप ऊपर से एक और बहुत ही अजीब सी चीज़ देखने को मिली है, दैट इज़ कि वेस्ट बंगाल में जहाँ पे कि लड़कियों को पढ़ने के लिए डायरेक्ट कैश दिया जा रहा है, डायरेक्ट कैश इंसेंटिव्स आर देयर, वहाँ पर चाइल्ड मैरिज की प्रिवलेंस सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि इससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल नज़र आता है कि स्कीम्स बन रही हैं, कैश ट्रांसफर्स आर देयर, बट एग्जीक्यूशन जो है स्कीम्स का वो कम है। जैसे कि ये एक्ट है, ठीक है, आपका चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट है 2006 का, लेकिन इसमें भी कन्विक्शन रेट इज़ वेरी लो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका विक्टिम तक जो रीच है वो भी बहुत कम है ना। फिर आपका द सेंटर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपिंग है ना, ये भी अभी प्रॉपर्ली इसकी रीच नहीं हुई है। और इस कैंपिंग के अंडर एक कम्युनिटी अवेयरनेस जनरेट करना, जो टारगेटेड एफर्ट होता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है कि ठीक है जहाँ पे पॉवर्टी है वहीं पे चाइल्ड मैरिज ज़्यादा है तो ज़्यादा हिट हमें वहीं पर करना है, स्कीम वहीं पर टारगेटेड होनी चाहिए। एंड टू एंश्योर, कहीं ना कहीं इन्हें ये भी एंश्योर करना चाहिए कि स्कूल्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्लीन टॉयलेट्स हो विमेन के लिए स्पेशली, है ना, और सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विमेन के लिए अवेलेबल हो, ताकि विमेन जो है वो एजुकेशन अटेन कर पाएँ ज़्यादा। जैसे ही एजुकेशन अटेन हो जाएगी ऑटोमेटिकली चाइल्ड मैरिज की प्रिवलेंस जो है वो कम हो जाएगी।
जैसे इनकम लेवल बढ़ेगी चाइल्ड मैरिज की प्रेवलेंस जो है वो कम होगी। ठीक है, यहाँ पे एक एनजीओ के बारे में इन्होंने बताया, गर्ल्स नॉट ब्राइड्स, एक एनजीओ है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इंडिया को अगर मतलब अपने 9 SDGs आउट ऑफ 17 SDGs जो हैं अगर ये अटेन करने हैं तो उसके लिए चाइल्ड मैरिज का एंड होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कौन से SDGs हैं ये आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक आपका हेल्थ वाला होगा SDG 3, एक आपका प्रॉपर एजुकेशन वाला होगा SDG 4, एक आपका SDG 5 होगा। ठीक है, ऐसे करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से SDGs हैं जिनके साथ चाइल्ड मैरिज का कनेक्शन है। बाय 2030 ये इंडिया को अटेन करना है। ठीक है, ये आर्टिकल आपका यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें कंक्लूजन देख लेना, इंडिया में अनलेस सेवरल फैक्टर्स ड्राइविंग चाइल्ड मैरिज जैसे कि पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ एंड जेंडर इनइक्वालिटी, जब तक ये प्रॉपरली पॉलिसी मेकिंग से और पॉलिसी को प्रैक्टिस में लाने से नहीं होगा तब तक चाइल्ड मैरिज इंडिया में एंड नहीं हो सकती है। तो वेरियस डायमेंशंस पे बात करने की ज़रूरत है, यही डायमेंशंस आपको यूज़ करने हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलो अब देखो अरावलीज वाला जो मैटर है, ठीक है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो आपका लेने की बात कही थी ऑन मंडे। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दी थी आपकी 100 मीटर वाली, 100 मीटर इन एलिवेशन एंड 500 मीटर आपका हॉरिजॉन्टल लेवल पे। ठीक है, तो इसमें बस इन्होंने यही कहा है कि एक स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है ऑन माइनिंग, है ना। इट हैड डायरेक्टेड दैट द अथॉरिटीज टू आइडेंटिफाई परमिसिबल एरियाज फॉर माइनिंग एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव कंजर्वेशन क्रिटिकल एंड रिस्टोरेशन प्रायोरिटी एरियाज विद इन द अरावली लैंडस्केप वेयर माइनिंग शेल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो आपका कैंपेन चल रखा था कि अगर ये डेफिनेशन इंप्लीमेंट कर दी तो अरावलीज का बहुत सारा एरिया जो है वो माइनिंग, है ना, रैम्पेंट माइनिंग, एकदम रेकलेस माइनिंग के अंडर आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब ये स्टैंड लिया था यहाँ पे, ये मतलब एक प्रोग्रेस हुआ है इस डायरेक्शन में कि एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो कि माइनिंग के लिए फिजिबल नहीं है उन्हें आइडेंटिफाई करेगा, और जब तक ये आइडेंटिफाई होकर प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक कोई भी माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे कहा है, बस इतना सा इस डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, बाकी फिर इन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई है, ग्रीन बैरियर है, प्रिवेंट द ईस्टवर्ड स्प्रेड ऑफ थार डेजर्ट, ये सारी चीज़ें हम पिछले आर्टिकल में देख चुके हैं। एक और आर्टिकल अब ये आपका शशि थरूर जी का है। ठीक है, आजकल पता नहीं कैसे ये थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल लिखने लग गए हैं। वेल गुड, एंड आई एम सो सॉरी इफ़ माई थ्रोट इज क्रिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ इशू फॉर यू पीपल। ठीक है, आवाज़ थोड़ी सी हो सकता है मेरी उतनी क्लियर ना आ पाए बिकॉज ऑफ माई थ्रोट। ठीक है, तो देखो इसमें आपके एडिटर जो कि शशि थरूर जी हैं, अ वेल नोन पर्सनैलिटी फॉर यू पीपल, इन्होंने कहा है कि इंडिया में वर्ल्ड के 17% ब्रेन रहते हैं, यानी कि हमारी पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17% पोर्शन इज़ इन इंडिया। तो ऑब्वियसली बात है 17% ऑफ द वर्ल्ड टैलेंट इज़ इन इंडिया। ठीक है, बट इसको हम प्रॉपरली हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, लाइन पूरी सुनना। दिस डिस्पैरिटी, है ना, मतलब आप चाहो तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो इन लाइन्स के थ्रू या फिर कंक्लूड कर सकते हो, दोनों ही जगह पे लाइन्स यूज़ हो सकती हैं आपकी, कि वर्ल्ड का 17.5% टैलेंट इंडिया में होने के बावजूद भी, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दिस नंबर हम वर्ल्ड का सिर्फ 3% रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इज देयर। इन्होंने यहाँ पे कहा है द डिस्पैरिटी हाईलाइट्स अ फंडामेंटल फेलियर इन लेवरेजिंग इट्स मैसिव डेमोग्राफिक डिविडेंड टू जनरेट हाई वैल्यू रिसर्च। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा ना सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा करो ऐसी चीज़ों से, इसलिए इनको रीड करना ज़रूरी होता है ताकि आप अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट करके ज़्यादा बात कम वर्ड्स में कह सको। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह बताई, वीपो की रिपोर्ट बताई, आप इसको ले लेना। वीपो जो है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कुछ डेटा आता है यहाँ पे, और इस इंडेक्स में ये बताते हैं, ये आपका इंडेक्स देता है रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 47th पोजीशन पे है। ये डेटा अगर आपको याद नहीं भी रहता है ना तो भी कोई इतना इशू नहीं है, आप बस ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना अपने ऐसे में कोट करने के लिए। यहाँ से आओ, यहाँ से इन्होंने मेन बात शुरू करी है कि इंडिया में पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, ध्यान से सुनना, पब्लिक प्लस प्राइवेट एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड करके भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो जीडीपी का सिर्फ 0.7% ही हम लगा रहे हैं। एक ही ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, सिर्फ इतना ही हम लगा रहे हैं, दिस इज़ वेरी लो। वर्ल्ड एवरेज आपका 2% के अप्रॉक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, और कुछ कंट्रीज जैसे कि इजराइल, यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया है यूएसए,
इसराइल, चाइना जैसी कंट्रीज जो हैं वो 2 to 3% और 5.4% तक भी जा रखी हैं. दैट इज़ वाई दे आर प्रोड्यूसिंग हाई एंड प्रोडक्ट्स. बहुत ही कॉस्टली टेक्नोलॉजी वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसका फ़ायदा उन्हें ट्रेड में भी होता है. वो दूसरी कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी बेचते हैं जिससे दे अर्न सो मच. और इंडिया क्या बेच रहा है? इंडिया अभी तक सिर्फ एग्रो फूड जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है मार्केट में, उन्हीं को बेच पा रहा है. तो इंडिया को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है. और यहाँ पे इन्होंने फर्दर एक चीज़ और बताई है जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है. वो ये है कि इंडिया का टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो एक सिंगल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बराबर है. जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जायंट आपका है हवाई. ठीक है, ये क्या करता है? ये अकेला उतना अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर देता है जितना कि पूरा इंडिया कंबाइंड कर रहा है. ठीक है, तो मतलब एक कंपनी अकेली इतना इन्वेस्ट कर देती है जितना पूरा इंडिया कंबाइंड कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे. तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और डेप्थ तक कवर अप किया है ना. और इसमें फिर इन्होंने फर्दर आपका बताया हुआ है कि ऐसी ही कंपनीज जो हैं वो बड़े बड़े इन्वेंशंस करके लाई हैं जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया है. जैसे कि इन्होंने नैनो सेकेंड बिल्ड की. ठीक है, इन्होंने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया है ना. एनवीडिया के चेयरमैन ने आपको क्या दिए हैं? सबसे ज़्यादा जीपीयूज दिए हैं जिसके बेसिस पे क्या बन रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रही है. ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है. अब देखो, फिर इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इंडिया को अपनी इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लाइंडली नहीं करनी है, एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में करनी है. ठीक है, स्ट्रैटेजिक वे में कैसे? अब ये इन्होंने आगे बताया है. इससे पहले इन्होंने एक और चीज़ डिस्कस की है. वो ये है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 64% जो फंडिंग होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा ही होती है. प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इज जस्ट 36 to 37%, समथिंग अराउंड दैट. ठीक है, तो ज़रूरत क्या है ना. पीछे जिन कंपनीज़ का नाम इन्होंने बताया, हवाई कंपनी एक बताई, एनवीडिया के बारे में इन्होंने बताया, उसमें इन्होंने बताया है कि एक प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है. तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखेंगे एनवीडिया का. ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको ऐसे में कोट करना है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, दे आर क्वाइट मायोपिक अबाउट दिस. ठीक है, इन्होंने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट एंड मायोपिक हैं, है ना. ये बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, है ना. इंडियन इंडस्ट्रीज लो इन्वेस्टमेंट इज ड्रिवन बाय अ फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स over disruptive innovation and a preference for technology licensing over domestic development and a general risk averse culture. इंडिया में कहीं ना कहीं मतलब होता क्या पता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यू नीड 1000 अटेम्प्ट्स. 1000 अटेम्प्ट्स का क्या मतलब हुआ? हम करीब 999 टाइम्स वी विल फेल. इतनी बार हम फेल होंगे तब जाके 1000 अटेम्प्ट जो आपका है इसमें जाके कुछ कंक्रीट रिसर्च, एक सक्सेसफुल रिसर्च निकल के आएगी. तो हु विल फाइनेंस दीज फेल्ड अटेम्प्ट्स? जो 99% आपके फेल्ड अटेम्प्ट्स है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो मेन मुद्दा है ना. इसी रिस्क को अवर्स करने का कल्चर कहीं ना कहीं इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनीज में देखने को मिला है और सोलली ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बन गई है. दूसरी प्रॉब्लम इन्होंने इंडिया में ये बताई है कि इंडिया में इंडस्ट्री और अकेडमी का अच्छा कनेक्शन नहीं है. दे वर्क इन सिलोज. ठीक है, दे वर्क इन सिलोस, दोनों अलग अलग काम करती हैं. मोस्टली इंडिया का जो अकेडमिया है वो थ्योरेटिकल रिसर्च पे या थ्योरेटिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस्ड है एज कम्पेयर टू द प्रैक्टिकल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री. ऐसा इन्होंने कहा है. रिसर्च इज फ्रीक्वेंटली थ्योरेटिकल एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इमीडिएट मार्केट ड्रिवन नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री. द मैकेनिज्म फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड जॉइंट इंडस्ट्री अकेडमिक प्रोजेक्ट्स रिमेन अंडर डेवलप्ड. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. Nor do Indian companies look to the world of academia for help. In US, the companies commonly bring ideas to universities and give grants to students, researchers to develop them into marketable innovations. US में कंपनीज जो होती हैं वो अपना आइडिया लेके आती हैं कि उन्हें ये इनोवेशन चाहिए इस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए. फिर जो वहाँ की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं वो अकॉर्डिंगली उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके एक प्रोजेक्ट रेडी करते हैं या फिर कोई भी आपका एक इन्वेंशन तैयार करते हैं एंड उसको मार्केटेबल फॉर्म में लेके आते हैं.
वो रिसर्चर का काम होता है, ठीक है। तो वो काम वो करते हैं और उसके लिए कंपनी उन्हें प्रॉपरली पे करती है और बहुत अच्छा पे करती है। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे द पेमेंट इज़ वेरी लो टू अ रिसर्चर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, ये पूरा लूप है। कैसे? इंडिया में पे इज़ वेरी लो फॉर अ रिसर्चर। JRF के थ्रू देखोगे तो जस्ट 37,000 है ना, और जो नॉन नेट वाले हैं उनके लिए तो मैंने आपको याद है एक आर्टिकल पिछले वीक में पढ़ाया था, पिछले से पिछले वीक में, जस्ट 8,000 रुपीज़, है ना। इसमें भी हमने क्या देखा था, ये भी आपका रुक रुक के आता है, 9 महीने तक रिसर्चर्स के पास उनका स्टाइपेंड नहीं आता है ना। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिसर्चर्स को डिस्करेज करते हैं। इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं जो JRF क्लियर करके इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, मतलब आपका रिसर्च वर्क में एंटर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपरली पेड। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, है ना, जिसकी वजह से वो डिस्करेज हो रहे हैं। और इंडिया में क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है, ब्रेन ड्रेन इज देयर, जिसकी वजह से दे आर मूविंग टू USA, है ना। सेकेंड प्रॉब्लम इज कि इंडिया में प्रॉपरली रिसर्च के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, एनफ नंबर ऑफ गाइड्स चाहिए होते हैं प्रॉपरली, एनफ नंबर ऑफ गाइड्स की इन्हें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर आपका आता है लो सैलरी, हमने डिस्कस कर लिया, रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रॉपरली प्रोवाइडेड नहीं है, ऊपर से जो रिसर्चर है वो बिल्कुल अलग काम कर रहा है इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री की क्या डिमांड है रिसर्चर को पता नहीं लग रहा, तो रिसर्चर के लिए भी पोस्ट PhD या पोस्ट डॉक जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पूरा एनवायरनमेंट इस तरीके से खराब है। 2 से 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिसर्च के पॉइंट के। फिर यहाँ पे देखो, इंडिया को जो है एक लॉन्ग टर्म मिशन की तरह इस चीज़ पे फोकस करना होगा, रिसर्च प्रोग्राम्स लाने होंगे, है ना। द गोल ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव टेक एंड इकोनॉमिक मसल वर्दी ऑफ अ विकसित भारत इज नॉट अ स्प्रिंट बट अ मैराथन। ये लाइन्स एज इट इज़ याद करना, ये कंक्लूजन में ना आपकी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत काम आती हैं, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं, सॉल्यूशंस इन्होंने ये दिए हैं। अब ये सॉल्यूशंस हम एक एक करके देखते हैं। देखो, पहला इन्होंने कहा है फंडिंग इंप्रूव करनी है। फिलहाल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को अपने एंड से लेनी होगी। ये जो फंडिंग है ये कम से कम आपका GDP का 2% तक तो रीच होनी चाहिए, 2% पे इसको लाने की ज़रूरत है ना। गवर्नमेंट स्पेंडिंग होनी चाहिए, प्लस आपका प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। कैसे देगी अब सरकार प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव? टैक्स इंसेंटिव्स के थ्रू, है ना, ग्रांट टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू रैम्प अप इट्स कंट्रीब्यूशन टू एटलीस्ट 50%। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, पहला GDP का एटलीस्ट 2% आना चाहिए, दूसरा टैक्स इंसेंटिव देकर, कुछ और इंसेंटिव्स देकर गवर्नमेंट कुछ उनके पॉलिसी फ्रेमवर्क को, है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके। दूसरा पॉइंट ये रखना कि कम से कम प्राइवेट सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग में वो एटलीस्ट 50% पर तो आना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। फिर आपका क्या है दूसरा, इंडिया को मिशन इन स्ट्रैटेजिक, जैसे कि इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो जैसे एक थ्योरेटिकल डायमेंशन में चल रखी है ना, वैसे नहीं चलनी चाहिए, वो एकदम मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग अलाइन होनी चाहिए। जैसे हाई वैल्यू डोमेन्स पे फोकस करना है, क्या क्या है वो, सेमीकंडक्टर के ऊपर रिसर्च करे, क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो कि AI और मशीन लर्निंग है वहाँ पे काम आएगी। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, क्वांटम कंप्यूटिंग पे हो, ठीक है, एडवांस मटेरियल, ग्रीन एनर्जी, है ना, ग्रीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज के रिवर्सल, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज़ों में जो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग चल रही हैं उस पर वो फोकस्ड होनी चाहिए, है ना। और इसमें क्या है, दीज मिशंस रिक्वायर लॉन्ग टर्म अनइंटरप्टेड फंडिंग एंड क्लियर एंड मेजरेबल आउटकम्स टाइड विद नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सोवरेनिटी। इकोनॉमिक सोवरेनिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, इंडिया सेमीकंडक्टर्स के लिए, इंडिया ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, इंडिया AI के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमारा इंडियन रुपी इज़ गोइंग डाउन, ठीक है। इम्पोर्ट की वजह से आपका डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में अगर हम दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट होते हैं तो व्हाट हैपन्स, हमारी सोवरेनिटी कहीं ना कहीं स्टेक पे आ जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका एक और चीज़ जो करनी चाहिए, वो है कि PhD प्रोग्राम्स जो आपके हैं उसमें एक कॉम्पिटिटिव रिसर्च फैकल्टी होनी चाहिए और वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके लिए इंडिया जो है वो कोलैबोरेट भी कर सकता है बाकी कंट्रीज़ के साथ, और हम कर भी रहे हैं। जैसे
लेबर एक्सचेंज एग्रीमेंट हमने रशिया के साथ किया। आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ में बहुत सारे FTAs, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर अप कर रही हूँ, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ, कभी आपका किसी और कंट्री के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हमारे FTAs, अलग अलग टाइप के अग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कवर अप इसमें इसलिए नहीं की क्योंकि आप इसे पेपर 1 में पढ़ेंगे, है ना। पेपर 1 में आपको ये सारे FTAs करवाए जाएंगे जो रिसेंटली साइन हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी आपने इंटीग्रेट करना है पेपर 2 के साथ में, है ना। ठीक है, चलो फिर आता है आपका इंडिया में डेडिकेटेड इंक्यूबेशन सेंटर्स होने चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट, ठीक है। और फिर आपका ये इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में जो गैप है इट शुड बी फिल्ड, है ना। दिस मीन्स एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है वो ये है कि इंडिया को अपना एक तो ये जो पेटेंटिंग प्रोसेस है ये सिंप्लीफाई करना चाहिए, दूसरा स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट एंड क्रिएटिंग अट्रैक्टिव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, फाइन। इतना ही इन्होंने यहाँ पे कहा है। सारे सॉल्यूशंस क्लियर हो गए, गिनवा दिए मैंने आपको पॉइंट वाइज पूरा, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट आर्टिकल आपका ये है। अब देखो ये आर्टिकल है तो इम्पॉर्टेंट, है ना, है तो इम्पॉर्टेंट काफ़ी, गैप्स इन रेगुलेटिंग डिजिटल कैंपिंग्स। लेकिन जो इसमें इन्होंने ये बातें कही है ना, जो ये डेटा दिया और ये जो पॉइंट्स दिए हैं, ये मतलब उतना डायरेक्ट यूज़ में हमारे में नहीं आएंगे। इन्होंने बस यहाँ पे यही कहा है कि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको खुद को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। और जो आपकी डिजिटल मीडिया कैंपिंग होती है ना, डिजिटल मीडिया कैंपिंग जो आपकी होती है, ये डिजिटल मीडिया कैंपिंग आपकी ब्रॉड होनी चाहिए। मतलब आपकी जो डिजिटल मीडिया कैंपिंग है इस पे भी कवरेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे कहा है कि डिजिटल मीडिया पे जो कैंपिंग आपकी होती है ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कैंपिंग आपकी आज की डेट में, है ना, किसी भी पार्टी की वो डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रही है ना। तो आपका जो इलेक्टोरल कंट्रोल है इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू प्रिंटेड मीडिया इवन एज इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस हैज़ डिसाइसिवली माइग्रेटेड टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये इन्होंने यहाँ पे कहा है, लेकिन बहुत बड़ा आर्टिकल है और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें इसमें इन्होंने कही नहीं है जो कि डायरेक्ट काम आ जाए। हम सिर्फ इसको रीड कर लेते हैं, जस्ट रीड। India's election rulebook governs a campaign ecosystem that no longer runs only on parties and candidates, as political representation या political persuasion shifts to platforms and intermediaries operating outside formal regulatory structure, ठीक है। इसमें आपका एडवर्टीजमेंट हो गया और बाकी की चीज़ें हो गई। बहुत सारे थर्ड पार्टी एक्टर्स आपके किसके थ्रू आ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलेशन देखना इज इम्पॉर्टेंट। बस इतनी सी बात इसमें थी, बिहार इलेक्शन की वजह से इन्होंने ऐसा कहा था, है ना। अब ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है किस पे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, है ना। ये आपका आर्ग्यूमेंट बन सकता है, आर्ग्यूमेंट बन जाएगा किस चीज के ऊपर, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस पे, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, ठीक है। तो अनइक्वल एक्सेस टू प्राइवेट डोनेशंस, है ना। अब इन्होंने यहाँ पे ये स्टार्टिंग लाइन बहुत अच्छी बोली है, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेना। अनइक्वल एक्सेस टू प्राइवेट डोनेशंस अंडरमाइंस पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड डिस्टॉर्ट्स इलेक्टोरल कंपटीशन। ये एज इट इज आप इसको कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं या फिर बॉडी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हैं कि डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ रिफॉर्म प्रपोजल्स द नक्सस बिटवीन मनी एंड पॉलिटिक्स, क्वेश्चन आया हुआ है ना, नक्सस बिटवीन मनी एंड पॉलिटिक्स, नक्सस बिटवीन पावर एंड पॉलिटिक्स, मसल पावर एंड पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है, इट स्टिल एग्जिस्ट्स। किसकी वजह से, पहला पॉइंट, ड्यू टू नंबर 1 वीक एनफोर्समेंट ऑफ सर्टन लॉज, ठीक है। दूसरा इनएडिक्वेट रेगुलेशन, अब एक एक करके हम इन्हें डिटेल में भी देखेंगे, है ना। इनएडिक्वेट रेगुलेशन, ऐसे ही पॉइंट्स निकालने होते हैं आपको। तीसरा फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। इन 3 चीज़ों की वजह से इंडिया में अभी भी ये नक्सस जो हैं दे परसिस्ट, ठीक है। फिर होता है आपका यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इंडिया में एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, वो ये है, और ये बात आपका सुप्रीम कोर्ट ने कही थी लास्ट ईयर, कि कोई भी कॉरपोरेट पार्टी, कोई भी कॉरपोरेट आपका है, कोई भी बड़ी कंपनी है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड क्यों कर रही है, इट इज़ वेरी क्लियर कि उसको आफ्टर इलेक्शन अपने फेवर में कुछ डिसीजंस चाहिए।
दिस शुड नॉट बी देयर, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट पार्टीज आपकी होती हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को बहुत ही ज़्यादा फंडिंग करती है और रिटर्न में अपने लिए उन्हें रिजल्ट्स चाहिए, है ना, एंड दिस थिंग शैल नॉट बी देयर, है ना। तो इसके रिगार्डिंग फिर इंडिया लास्ट ईयर आपका 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पूरी तरीके से स्ट्रक ऑफ भी कर दिया था। एसबीआई से डेटा भी मांगा था, ठीक है, वहाँ कनेक्ट कर लेना इसको। फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ बातें कही हैं कि बीजेपी को डायरेक्ट कॉरपोरेट फंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मिली है। किसके 4 टाइम्स? बाकी जितनी भी नेशनल पार्टीज है ना आपकी, उनका टोटल कर दो, उसका 4 टाइम्स। इतनी ज़्यादा फंडिंग अकेली बीजेपी को जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कॉर्पोरेट फंडिंग इतनी ज़्यादा बीजेपी को जा रही है तो बीजेपी के मैक्सिमम डिसीजंस विल बी इन फेवर ऑफ दोज कॉर्पोरेट्स। और प्रॉब्लम क्या है इसके रिगार्डिंग? प्रॉब्लम ये है कि फंडिंग कर कौन रहा है, ये अभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं है सिस्टम, है ना। ठीक है, और फंडिंग जाती कैसे? या तो डायरेक्ट जाती है या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू जाती है। ठीक है, फिर इन्होंने फर्दर यहाँ पे कहा, इसको कट कर देना, ये जरूरी नहीं है। दस नॉट ओनली आर द फंड्स कंट्रीब्यूटेड टू इलेक्टोरल ट्रस्ट डोमिनेटेड बाय वन पर्टिकुलर ट्रस्ट, बट द फंड्स डिसबर्स्ड फ्रॉम दिस ट्रस्ट फेवर द इनकम्बेंडेंट पार्टी। ठीक है, इसके लिए ये लोग फिर फर्दर कहते हैं, आपके एडिटर ने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी, पहली बात तो ये 3 चीज़ें याद रखना, इन्होंने यहाँ पे बस एक सिंपल सी बात की है कि इंडिया की जो इलेक्टोरल फंडिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है। इसके लिए इन्होंने कहा है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस कंपनीज जो भी देती हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए जनता के सामने, पहली चीज़। दूसरा इन्होंने कहा है कि इलेक्शन की जो फंडिंग है, अब ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है अपने आप में इलेक्टोरल फंडिंग वाला, लेकिन आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, जो आर्टिकल में बात की गई मैं वो बता रही हूँ। इलेक्शन की जो फंडिंग है वो स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर अलग डिबेट है ना, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर अलग डिबेट है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में आप इसको पढ़ा होगा आपने, वहाँ पे देखना है इसे पूरा। स्टेट फंडिंग यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, प्लस दूसरा इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो फंडिंग है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड हो। दे रीजन दैट एन इलेक्शन इज अ स्टेट अफेयर नॉट अ प्राइवेट कंसर्न, एनी अनफेयर एडवांटेज टू रिचर कैंडिडेट मस्ट बी अवॉइडेड। ये आपका एक आर्ग्यूमेंट है इसके फेवर में कि कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा फंडिंग मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन में उन्हें कैंपिंग में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिल रही है अपनी रीच बढ़ाने में, और ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट है एक इंडिया जैसी डेमोक्रेसी की स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। बाकी की पार्टीज को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन का चांस मिलना चाहिए, उनकी भी जो कैंपिंग है वो सेम लेवल पे होनी चाहिए, तब जाके। इसी के साथ साथ इन्होंने एक और चीज़ जो यहाँ पे बताई है, दैट इज़ कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड ब्रिंगिंग पार्टीज अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। फंडिंग कैसे है ना, रेस्ट्रिक्टिंग प्राइवेट डोनेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कुछ सजेशंस यहाँ पे दिए हैं, बहुत ज़्यादा सजेशंस इन्होंने नहीं दिए, और ये टॉपिक आप वैसे भी अपने स्टैटिक में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया है, हेंस एनी फ्यूचर पॉलिटिकल फाइनेंस फ्रेमवर्क मस्ट एड्रेस डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू फंड्स, एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, करप्शन अराइजिंग फ्रॉम इलेजिटिमेट फंडिंग सोर्सेस। इसका मतलब ये है कि इलेक्टोरल फंडिंग या इलेक्शन कैंपिंग में जो ब्लैक मनी होता है आपका, ठीक है, वो भी डाइवर्ट कर दिया जाता है इलेक्शन फंडिंग के लिए, है ना। जो एक्स्ट्रा मनी लोग कमा रहे हैं साइड से वो भी यूज होता है। ठीक है, फिर आपकी इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक कॉम्पिटिशन विदाउट मीनिंगफुल रिफॉर्म, इट इज अल्टीमेटली सिटीजन्स हु बियर द हिडन कॉस्ट ऑफ एन अनइक्वल एंड डिस्टॉर्टेड डेमोक्रेसी। ठीक है, बाकी ये टॉपिक आपने स्टैटिक में अच्छे से करेंगे, है ना। फिर इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इंडिया शुड प्रिपेयर अ AI रेडी अपस्किल्ड वर्कफोर्स। इस टॉपिक में एक तो जो AI के साथ AI का जो एक्सेस है, जैसे इंडिया के केस में भी हमने देखा है, लार्जर कंपनीज हैव अ बेटर एक्सेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका किसी भी कंपनी के आउटपुट को या रेवेन्यू को 33% तक, इवन 40% तक इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसका AI का जो एक्सेस है वो जो आपकी छोटी कंपनीज होती हैं, जो आपके स्टार्टअप्स होते हैं, उनके पास कम है ना। तो इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है। दूसरा, इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो AI रेडी नहीं है या AI के अकॉर्डिंग स्किल्ड नहीं है।
तो इन दो डायमेंशंस पे फोकस करने की बात इन्होंने यहाँ पे कही है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इस वाले जो आपका ये जो एडिटोरियल है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा काम की बात इन्होंने कही नहीं है, तो इसको आपको अपने एंड से रेडी कर लेना है स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका द क्वाइट फाउंडेशन फॉर इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फेज, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ना किसी एक इशू पर फोकस्ड आर्टिकल नहीं है आपका, ये एक थोड़ा जेनरिक सा आर्टिकल है, बट इसका यहाँ पे देखना लैंग्वेज का फ्लो देखना है इसमें, ठीक है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। और ये आपकी जब ऐसे आर्टिकल्स को आप रीड करते हैं ना तो थोड़ा सा इनसे सीखा करो कि सेंटेंसेस बनाने कैसे हैं। देखो पहली चीज़ यहाँ पे इन्होंने अपने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन ही इस बात से किया है कि इंडिया क्रॉस्ड अबाउट $4.1 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब इतना इसका जीडीपी क्रॉस कर गया इंडिया का, है ना। और नाउ इट इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ओवरटेकिंग जापान, पहली अचीवमेंट। दूसरी, इंडिया का जो सोवरेन रेटिंग स्टेटस है वो BBB पे आ गया है ना, सेकंड नंबर पे, ठीक है। तीसरा, तो इससे क्या प्रूव होता है कि इंडिया जो है अब लॉन्ग टर्म में अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है, सेकंड पॉइंट इंडिया की दूसरी अचीवमेंट, है ना। अब यहाँ से देखना, इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड मतलब आपका थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स वॉर सब कुछ हो रहे हैं उसके बीच में भी वेयर पॉलिटिकल चर्न हैज बिकम द नॉर्म, है ना, इंडिया स्टेबल लीडरशिप मेक्स रिफॉर्म्स क्रेडिबल एंड क्रेडिबल रिफॉर्म्स कन्वर्ट प्राइवेट कॉशन इनटू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कनेक्ट देखो कितना अच्छा किया उन्होंने, क्रेडिबल रिफॉर्म्स कन्वर्ट प्राइवेट कॉशन इनटू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऐसे ही आप अलग अलग वर्ड्स को थोड़ा सा अपने एंड पे हल्का हल्का इन चीज़ों पे वर्क करना शुरू करो, ऐसे ही सेंटेंसेस फॉर्म करने, ऐसे क्या होता है एक फ्लो बना रहता है आपका ऐसे में, है ना। फिर इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और बताई है कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट जो है वो कितना हिट किए, 825.25 बिलियन डॉलर्स ड्यूरिंग 2025, रिप्रेजेंटिंग एन एनुअल ग्रोथ ऑफ ओवर 6%, है ना। एंड टू सपोर्ट दिस सिस्टम इंडिया ने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यहाँ पे लगाए, जो भी लगाया फिर फर्दर, ठीक है। तो ये एक तो 2 से 3 अचीवमेंट्स इंडिया की रही इस साल 2025 में, है ना। और इनमें कंट्रीब्यूट करने के लिए इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे पहला इंडिया यूके कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट जो कि जुलाई 2025 में साइन हुआ था। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक्सपोर्टर्स को होगा विद ड्यूटी फ्री एक्सेस एंड क्लियर पाथवे फॉर सर्विसेज एंड स्किल्ड मोबिलिटी, ठीक है। फिर ओमान के साथ ही हमने एक ऐसा सीपा साइन किया था, ओमान के साथ ही अभी, ठीक है। न्यूजीलैंड के साथ भी हमने नेगोशिएट किया FTA, ये भी आपका न्यूज़ में था। तो ये 2 से 3 चीज़ों को याद रखना है इस तरीके से, सिर्फ मेन है ना, मेन कि यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो गया, ठीक है ना, CETA, ठीक है। सीपा जो है वो ओमान के साथ हो गया, FTA जो है वो हम नेगोशिएट कर रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ साथ, है ना। प्लस गवर्नमेंट के बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने करीब करीब 21 लाख जॉब जनरेट की हैं। फिर आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसने कि डेली ट्रांजैक्शंस को ईज ऑफ किया है। फिर गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है ना। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का मतलब होता है गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल टेंडर्स होंगे वो इसी एक पोर्टल से उठेंगे, है ना। फिर इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हुई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, कहाँ पे 38 प्लेस पे आ गए हैं हम 139 से, ठीक है, दूसरी अचीवमेंट, है ना। फिर PM गति शक्ति है मास्टर प्लान जो कि ऑपरेट कर रहा है। तो जेनरिक में इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स के इंडिया के ऐसे बहुत सारे स्टेप्स को रिकाउंट किया है जिन्होंने कि इंडिया के ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। फिर इन्होंने कहा है कि लेजिस्लेशन को बेटर बनाना है ना, प्रोसीजर्स को जो है सिंपल करना, और इसके लिए पार्लियामेंट ने रिपीलिंग अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया अभी विंटर सेशन में, जिसमें 71 ऑब्सोलेट एक्ट्स को जो है हटा दिया गया, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे लेवल्स पे बात की है, इसको रीड मत करना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ पे, इसको देखना। तो मैरीटाइम इश्यूज को, मैरीटाइम पे इंडिया का बहुत फोकस है, कल मैंने युद्धाभ्यास बैच में भी पढ़ाया था कि मैरीटाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। क्यों? क्योंकि 95% ऑफ इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू जो है वो अभी भी इंडियन ओशियन से ही ऑपरेट होता है, मैरीटाइम रूट से, ठीक है। तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट है आपका, जिसने कि कॉलोनियल एरा के जो रूल्स थे, जो एक्ट्स थे, उन्हें रिप्लेस किया। फिर डिजास्टर रेडीनेस, एनवायरमेंटल प्रिपेयर्डनेस पे फोकस है, ठीक है ना। इसी को इन्होंने फर्दर कहा है कि जैसे इंडिया इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इसी में फर्दर क्या और इंडिया को करने की जरूरत है, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंडिया जो है अपनी ग्रोथ को फर्दर कर सकता है। आपने देखा होगा पेपर में कुछ जेनरिक टाइप के एसेस आ जाते हैं,
है ना। देखो अब इसके लिए इन्होंने कहा है कि सबसे पहला फोकस कहाँ होना चाहिए, एनर्जी के ऊपर। एनर्जी रिफॉर्म्स पे इंडिया को फोकस करना चाहिए, जिसके लिए द ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025 निकला एंड न्यू पेट्रोलियम एक्ट। ये एक्ट याद मत रखना, ये बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, किस किस को याद रखोगे, बस ये पॉइंट याद रखो, एनर्जी रिफॉर्म पे फोकस होना चाहिए और एक प्रॉपर एनर्जी पॉलिसी रेडी होनी चाहिए, एनर्जी डॉक्ट्रिन जो हमारी होती है, ठीक है, ताकि इंडिया का इंपोर्ट बिल जो है वो थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा वो डाउन जाए, है ना। फिर इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका और क्या होना चाहिए, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, प्रॉपर सस्टेनेबल वेज में डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी लगा के डोमेस्टिक रिसोर्सेज को हार्नेस करना। फिर इन्होंने यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी और शांति बिल की बात की है। 2047 तक हमें 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर पोटेंशियल को हार्नेस करना है, न्यूक्लियर ग्रिड स्टैब्लिश करने हैं, ठीक है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, है ना, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, ये सब रेडी करना है एनर्जी में, ठीक है, ठीक है। तो इसी चीज़ के ऊपर इन्होंने यहाँ पर फोकस किया कि पहला तो एनर्जी, किस किस टर्म्स में, ऑयल एंड पेट्रोलियम। दूसरा आपका हमारे जो खुद के ओशियंस में रिसोर्सेज प्रेजेंट है उनकी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। फिर आपकी न्यूक्लियर एनर्जी पे एम्फेसिस, है ना, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ इन्होंने बताया है कि मॉडर्नाइज लेबर कंप्लाइंस, लेबर लॉस और मार्केट गवर्नेंस पे फोकस, ठीक है। इतनी जनरल सी बात इन्होंने कही है जिससे इंडिया विल अटेन अ डबल डिजिट ग्रोथ इन 2026, ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करके। सिंपल एकदम नॉर्मल सा आर्टिकल था आपका, जेनरिक सा, है ना, ठीक है। चलो फिर एक और आर्टिकल यहाँ पे है जिसमें कि इंडिया की स्पेस जर्नी के बारे में कहा है। स्पेस को आपने साइंस एंड टेक में स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा, उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। एस सोमनाथ जो कि आपके चेयरमैन रह चुके हैं इसरो के, है ना। देखो इन्होंने इंडिया के जो वेरियस स्पेस अचीवमेंट्स रहे हैं, अब फर्स्ट थिंग इज कि इस आर्टिकल में पहली बात तो ये ऐसी लाइंस निकाल लिया करो, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड इट डिफाइनिंग चैप्टर ऑफ अमृतकाल एरा ऑफ नेक्टियर, ठीक है। किसको कहा गया है, इंडिया के स्पेस जर्नी को इन्होंने ये कहा है। कल को स्पेस के ऊपर आता है तो ये लाइन जो है एज इट इज़ आप कंक्लूजन में यूज़ करेंगे कि इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम और जो स्पेस सेक्टर है फिलहाल, इट इज़ द डिफाइनिंग चैप्टर ऑफ द अमृतकाल, ठीक है। या फिर इंट्रोडक्शन में यूज़ कर लेना कि इट हैज़ बीन द डिफाइनिंग सेक्टर, है ना। अब इसमें इन्होंने वेरियस अचीवमेंट्स इंडिया की बताई हैं। ये सारी अचीवमेंट्स आपने इन डिटेल अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ी होंगी, हम बस रिकॉल करते हैं इस आर्टिकल के थ्रू। पहली, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्लास विजिट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। शुभांशु शुक्लास विजिट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर किसी बच्चे ने अभी तक स्पेस जर्नी के बारे में ना पढ़ा हो तो ये पॉइंट्स जितने भी मैं लिखवा रही हूँ ना, इन्हें नोट डाउन कर लेना, सारे एग्जाम्पल्स रेडी हो जाएंगे आपके। शुभांशु शुक्लास विजिट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी अचीवमेंट इंडिया की, चंद्रयान 3 विच टच्ड द साउथ पोल ऑफ मून, ठीक है, दूसरी अचीवमेंट। थर्ड अचीवमेंट आपकी क्या रही थी यहाँ पे, है ना, स्पेडएक्स मिशन हमारा, जिसमें हमने स्पेस डॉकिंग करके दिखाई। फिर आदित्य L1, ठीक है। फिर इंडिया ने ऑलमोस्ट 400 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है अपनी इंडियन रॉकेट्स की मदद से, ये आपकी फिफ्थ अचीवमेंट हो गई, है ना। फिर आपका मिशन मंगलयान, ठीक है, ये जो आपका मिशन मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, चीपेस्ट अब तक का हमारा जो रहा है, सबसे कम है। फिर आपका आता है पोलरीमेट्री एक्सपो सेट 2024 का, ठीक है, एक्सपो सेट, है ना। बाकी हमारे और भी रहे हैं इसी के साथ साथ में जिन्हें हम फर्दर प्लान करें। तो ये इंडिया के कुछ अचीवमेंट्स हैं, इनके बारे में आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा, 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करके डाल देना अगर टॉपिक आता है तो, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बताई है, हमने फटाफट से इसको रिकॉल कर लिया, ठीक है। मैं इसको भी रेज कर दे रही हूँ, जिस बच्चे को नोट डाउन करना है वो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, है ना, ठीक है। अब बताओ, इन्होंने कहा है कि इंडिया को फर्दर स्पेस में और ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी मदद से इंडिया का स्पेस सेक्टर जो है वो ग्लोबल लेवल पे और भी बड़ा स्पेस अपना बना पाए। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक डेटा डाला है और उसमें इन्होंने कहा है कि करेंटली इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है दैट इज़ वैल्यूड एट $8 बिलियन, है ना, एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो अप टू $44 बिलियन। कब तक?
अमृतकाल कब तक है? 2047 तक ये इस बात को कह रहे हैं, है ना। इट विल क्रिएट जॉब्स, इट विल क्रिएट अ डिफरेंट इंडस्ट्री, इट विल एनकरेज इनोवेशन दैट ऑर्बिट अराउंड दिस सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर आपका अकेला ऑलमोस्ट 350 स्टार्टअप्स को लगवा सकता है, जो कि फर्दर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे, इनोवेशन क्रिएट होगी कंट्री में, बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल बी देयर, एंड ऑफ कोर्स सर्टन प्राइवेट प्लेयर्स विल बी देयर, है ना। इसकी बात इन्होंने यहाँ पे कही है। एक तो ये, दूसरा स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया में स्टेम एजुकेशन को फ्यूल करेगा फर्दर, है ना। ये पोटेंशियल बता रहे हैं। पहला पोटेंशियल तो इकोनॉमिक पोटेंशियल इन्होंने बताया, दूसरा कंट्री के सोशो इकोनॉमिक डायमेंशन में अगर हम देखें तो जो स्टेम के ऊपर इंडिया का लेस फोकस है वो बढ़ाया जा सकता है इफ वी इन्वेस्ट इन द स्पेस इंडस्ट्री। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जैसे सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट होगा, और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज जैसे रोबोटिक्स आपका हो गया, इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग आपकी होगी, सर्विलेंस हो गया, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल्स हो गए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है स्पेस मिशंस के लिए, है ना, और उसमें इनोवेशन चाहिए होती है। ठीक है, वो हो सकता है। फिर इन्होंने बोला है कि स्टेज जो आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी है वो गवर्नेंस और डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। जैसे आपकी जो सैटेलाइट्स हैं वो डिजास्टर वार्निंग देती हैं, बहुत सारी अर्थ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं सैटेलाइट्स, है ना। ये आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा। जैसे दे गाइड फिशरमैन, दे असेस क्रॉप यील्ड, दे हेल्प इन इंश्योरेंस क्लेम्स, दे एनहेंस रेलवे सेफ्टी, पावर द जियोस्पेशियल बैकबोन ऑफ द पीएम गति शक्ति प्रोग्राम, और भी बहुत सारी यूजेजेस आपके स्पेस के सेक्टर में मैंने पढ़ाए थे। मैंने करीब करीब 4 लेक्चर्स में स्टैटिक पोर्शन में युद्ध अभ्यास बैच में स्पेस पढ़ाया था। आपने भी अपने एंड से जहाँ से पढ़ा होगा आपने देखा होगा उस चीज़ को। ठीक है, फिर इंडिया ने इसके लिए फर्दर स्टेप्स क्या लेने की बात की है। इंडिया ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड कि 40 to 50 ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स इंडिया रेडी करेगा फॉर फर्दर फ्यूचर मिशंस। ठीक है ना, वर्कफोर्स भी रेडी करनी है। ठीक है, तो यही हैं वो अलग अलग स्टेप्स जिसे कि इंडिया फर्दर स्पेस के थ्रू ले सकता है, और ये इन्होंने यहाँ पे स्पेस का पोटेंशियल यहाँ पे बताया है ना। अब इसके रिगार्डिंग इंडिया जो है फर्दर क्या स्टेप्स लेता है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात नहीं की है। यहाँ पे भी इन्होंने ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात की है, बट हाँ इन्होंने इतना ज़रूर बताया है कि ग्लोबल कोलैबोरेशन के थ्रू इंडिया एक लीडरशिप पोजीशन गेन कर सकता है स्पेस सेक्टर में, है ना। प्लस इंडिया खुद के एस्ट्रोनॉट्स रेडी करे, इंडिया इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पे मोस्टली बात की है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपका इतने में हो जाएगा। फाइन, बाकी इसमें जितनी भी बातें की गई हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल लेवल की हैं और उतनी आपको फिर याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलो, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंडिया में जो वाटर क्वालिटी है वो कैसे असेस होगी। इट शुड बी चेक्ड एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, इस आर्टिकल में आपका एक रीसेंट केस स्टडी, ये केस स्टडी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, ये केस स्टडी है आपका कहाँ का, इंदौर का। इंदौर के रिगार्डिंग एक चीज़ नोटिस की है, ये हमेशा ही क्लीनलीनेस इंडेक्स में, है ना, जो आपका क्लीनलीनेस इंडेक्स है इसमें टॉप करता है कि नहीं करता है। पिछले 7 साल से इंदौर जो है आपका इस इंडेक्स को टॉप कर रहा है, और ये केस स्टडी आपका इंदौर से ही निकल के आया है, जहाँ पे कि ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, म्युनिसिपल सप्लाई था पानी का, जिसे सेफेस्ट सोर्स माना जाता है वाटर का, उसको पीने के बाद ऑलमोस्ट ऑफिशियली 4 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था, और अनऑफिशियली 14 लोगों की डेथ मानी जा रही है। 200 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ठीक है, और करीब करीब 2000 लोग उससे बीमार हो गए हैं। इंदौर सिटी की बात है। क्यों? क्योंकि जो पानी इन्हें मिला, जो सप्लाइड वाटर इनके पास था म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, वो कंटेमिनेटेड था। ठीक है, दिस शोज सम सॉर्ट ऑफ पॉलिसी गैप्स कि क्यों इंडिया में वाटर जैसी बेसिक नीड को, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इंडिया में किसी भी कंट्री का सोशल सेक्टर या सोसाइटी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये हमें तब पता चलता है जब हम वहाँ के पुअर लोगों की कंडीशन देखें। ठीक है, ये लाइन्स आपको याद रखनी है, एज इट इज़ काम आएंगी, है ना। तो पानी जैसी बेसिक नीड के रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा लीनियंसी देखने को मिली और इतना डेथली क्राइसिस जो है कंट्री में हुआ है। ठीक है, और वो भी इंदौर जैसी सिटी में। एंड इट इज़ अ शेम ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन कि स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन जैसे होते हुए भी, ठीक है ना, आपका नेशनल फैमिली हेल्थ डेटा सर्वे भी कहता है कि 96% आपके जो हाउस होल्ड्स हैं वो इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ वाटर, म्युनिसिपल वाटर, जो म्युनिसिपैलिटी आपका पानी पाइपलाइन के थ्रू सेंड करती है, टाइम पे जो पानी आता है अलग अलग टाइम पे, उसको यूज़ करते हैं। वहाँ पे ये लीनियंसी देखने को मिली है।
है ना। और म्युनिसिपल सप्लाई को हमेशा ही इम्प्रूव्ड सोर्स माना जाता है, लेकिन अब इम्प्रूव्ड सोर्स में भी कंटेमिनेटेड वाटर निकला है। तो इसके लिए सिटीजन्स को फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि सिर्फ पानी का एक्सेस दे देना। जल जीवन मिशन के अंडर आप डिफरेंट हाउसेस में, हाउस होल्ड्स में, स्पेशली रूरल हाउस होल्ड्स में टैप इंस्टॉल करवा रहे हैं, पानी के लिए एक्सेस बढ़वा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पानी की क्वालिटी भी उतनी ही मैटर करती है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, प्रॉपर कंटेमिनेशन पॉइंट्स जो हैं उनकी टाइमली चेकिंग होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। With a population that is close to 147 crore, India's waterborne disease burden is also high. All states should immediately check water supply sources for chemical and sewage contaminants. ठीक है, पहला पॉइंट इन्होंने ये दिया इम्प्रूवमेंट पे, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस करके पाइपलाइंस को रिपेयर करने की जरूरत है, दूसरा पॉइंट। एंड देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रैक्टिस अलॉन्ग विद अवेयरनेस कैंपेन्स। ठीक है, ये तीसरा है, पॉलिसी का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। देखो इंडिया में लॉस हर चीज़ के लिए, एनफोर्समेंट ही लूज है, बस यही प्रॉब्लम है, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ प्रैक्टिस अलॉन्ग विद अवेयरनेस कैंपेन्स, 3 से 4 पॉइंट इन्होंने सॉल्यूशन के तौर पे कहे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है यहाँ पे, इंडिया को एक क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की ज़रूरत क्यों है? क्यों? क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है। हमारी कंट्री का ऑलमोस्ट 44% जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही है, ठीक है। और ये टॉपिक आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो है स्टैटिक पोर्शन में अलग से पढ़ते ही हैं, ये हम स्टैटिक में अलग से पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ते ही हैं, लेकिन फिर भी हम इस आर्टिकल को रीड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका इसके ऊपर क्वेश्चन करीब करीब 2 बार आ चुका है पिछले 2 से 3 साल में, 2025 में भी आया था ना, ठीक है। तो इसको रीड करते हैं एक बार। अब देखो, फर्स्ट थिंग, क्यों इंडिया को इसकी रिक्वायरमेंट है? पहली चीज़, इंडिया में देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीजेस देयर ग्लोबल लेवल पे भी, है ना। प्लस आपका क्या है, वेदर की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो पहला ग्रोइंग फूड डिमांड, दूसरा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, फूड डिमांड, दूसरा क्लाइमेट चेंज। जिस बच्चे ने ये स्टैटिक पोर्शन में रेडी ना किया हो वो इस आर्टिकल के थ्रू कर ले, पूरा आर्टिकल है आपका, ठीक है। फिर डिक्लाइनिंग सॉइल हेल्थ एंड ग्रोइंग एयर पोल्यूशन, ये 3 से 4 रीजन्स इन्होंने दिए हैं जिसके लिए इंडिया को ये करने की ज़रूरत है। इसके बाद इन्होंने फिर यहाँ पे कहा है कि इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट नेशन है ना, और हमें फार्म प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है ना, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इंडिया अभी भी, इंडिया में जो आपकी इरिगेशन है उसकी पेनिट्रेशन है जस्ट 53%, ठीक है। और जो रिमेनिंग आपका यहाँ पे इन्होंने कहा 51% इंडिया में जो नेट सोन एरिया है वो स्टिल रेन फेड है ना। और वो जो रीजन है आपका वो करीब करीब कंट्री का 40% फूड जो है वो प्रोड्यूस करता है। इस डेटा को रहने देना, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना देखो कि इरिगेशन के अंडर 53% आता है, ठीक है। और इंडिया का जो रेन फेड रीजन है जो कि रिमेनिंग 50% है, दैट इज हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो इसमें जो कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड्स हैं वो उतने रेजिलिएंट नहीं है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की ज़रूरत है। अब फिर इन्होंने कहा है, ये आपको रीजंस क्लियर हो गए क्यों इंडिया को रिक्वायरमेंट है। एक ये डेटा याद रखना है, एक ये पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि मैंने काउंट करवाए। अब इन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन दी है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होता क्या है ना। इसका मतलब होता है कि इट रेंजेस फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज टू गाइड फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल इनपुट्स। फर्स्ट पॉइंट है ना। अब एक एक करके देखते हैं। पहला, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, ठीक है, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना। दूसरा, सॉइल का माइक्रोबियल या माइक्रोब एनालिसिस शुड बी देयर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट आपका होगा जीनोम एडिटेड क्रॉप्स, जीनोम एडिटेड क्रॉप्स जो कि क्या हो, जो कि ड्रॉट रेजिलिएंट हो, है ना, जो कि स्ट्रेस रेजिलिएंट हो, जो आपका टेम्परेचर का स्ट्रेस है उसको, ठीक है, सैलिनिटी रेजिलिएंट हो, सॉइल में जो सैलिनिटी हो रही है, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट, पेस्ट रेजिलिएंट, ठीक है। इस टाइप के आपके जीनोम एडिटेड क्रॉप्स होने चाहिए, ठीक है। ये होती है आपकी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। इसके कंपोनेंट्स हैं 3 to 4 जो कि हमने देख ली है, नोट डाउन कर लेना इन्हें, ठीक है। और फिलहाल इंडिया की कंडीशन क्या है इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बात की है ना। इंडिया का अपना खुद का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम क्या है? दैट प्रोग्राम इज कि इंडिया का खुद का ICAR ने लॉन्च किया है, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इसको नोट डाउन कर लेना, इस सॉल्यूशन सेक्शन में काम आएगा।
है ना। इससे एग्रीकल्चर की रेजिलियंस एंड एडेप्टिवनेस, दो तरीके होते हैं, एक मिटिगेशन, दूसरा एडेप्टेशन। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है क्लाइमेट के रिगार्डिंग, है ना। तो ये किस चीज़ पे एम्फेसिस करता है? इट एम्फेसिस ऑन द कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स की कैपेसिटी बढ़े ताकि वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को झेल सकें। लोकेशन स्पेसिफिक क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजीज, है ना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अकॉर्डिंग स्टेप्स लिए जाएंगे। लोकेशन स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे कि अ सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एरोबिक राइस, ड्राई राइस भी जिसे हम कहते हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, जीरो टिल वीट सोइंग, ज़्यादा टिलेज नहीं करनी है, ज़्यादा सॉइल को ओपन अप नहीं करना, ये चीज़ें आपने स्टैटिक पोर्शन में भी पढ़ी होंगी, है ना। और फिर आपकी टू कल्टीवेट क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज़, ठीक है। तो पहला राइस इंटेंसिफिकेशन करना है, लेकिन कहाँ पे? जो रीजन राइस के लिए सूटेबल है, जैसे वेस्ट बंगाल और ये आपके आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, ईस्टर्न साइड जो इंडिया की है वो। दूसरा एरोबिक राइस ग्रो किए जाए, कहाँ पे? पंजाब जैसे रीजन में। फिर उन्होंने कहा है जीरो टिल वीट सोइंग आपकी होनी चाहिए, सॉइल को ज़्यादा हिलाना नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे सॉइल के अपने न्यूट्रिएंट्स डाउन होते हैं, प्लस बहुत सारा सॉइल का न्यूट्रिशन जो है वो एयर में चला जाता है। बहुत सारी गैसेस सॉइल से निकलती हैं, जैसे कि मीथेन, है ना, वो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें जो हैं इस एक आपके फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंडर आती हैं, ठीक है। प्लस इंडिया ने ये भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि 448 क्लाइमेट रेजिलियंट विलेजेस जो हैं वो रेडी करने हैं। फिर इंडिया के पास में नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, दूसरा पॉइंट जो कि हमारे पास है, जो किस पर फोकस करता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर, स्पेशली इन रेन फेड एरियाज। प्लस आपकी इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब जिसमें आपकी ऑन फील्ड फार्मिंग भी होगी और लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी होगी, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये कंपोनेंट होता है, ये भी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। और फिर आपकी एक बायो E3 पॉलिसी इंडिया लॉन्च कर रहा है। अब इसको कैसे यूज करना है आपने, इसके लिए मैंने बताया था ना, डायग्राम के थ्रू ऐसी चीजों को साइड में छोटा सा डायग्राम बना के लिखा करो। बायो E3 पॉलिसी मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक फॉर व्हाट? फॉर एनर्जी। E3 का क्या मतलब है? एनर्जी, इकोनॉमी एंड योर एनवायरमेंट, सॉरी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एनर्जी नहीं होता है, ये एनवायरमेंट होता है, ठीक है। एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, बायो E3 पॉलिसी, इसको याद रखना, ठीक है। फिर इंडिया में ये तो मतलब इंडिया की अपनी एक पॉलिसी चली रखी है, इसको नोट डाउन करना। एक और सॉल्यूशन जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया और जो इंडिया फिलहाल ले भी रहा है वो ये है कि लीडिंग कंपनीज जो हैं आपकी वो बायो इनपुट सप्लाई कर रही हैं फॉर इम्प्रूविंग सॉयल हेल्थ एंड रिड्यूस केमिकल डिपेंडेंस। फिर डिजिटल, है ना, डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए किस चीज़ की? लैंड रिकॉर्ड्स की, ठीक है। इसके लिए कैसी स्कीम्स आ रही हैं? स्वामित्व स्कीम इज देयर, है ना। ऐसी स्कीम्स को रिकॉल करके इंटीग्रेट किया करो। फिर AI इनेबल्ड, AI इन एग्रीकल्चर आपने पढ़ा होगा स्टैटिक में, जैसे एडवाइजरी, प्रिसीजन फार्मिंग, है ना, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, ड्रोन्स का यूज, ठीक है, सैटेलाइट के साथ कनेक्शन, ये सब भी होना चाहिए और इंडिया कर भी रहा है इन चीज़ों को। इसमें फिर इन्होंने वे फॉर्मेट में बताया है कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इस डायरेक्शन में। इसमें इन्होंने इंडिया की कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर रेडी नहीं कर पा रहे, ठीक है। फर्स्ट इज योर लिमिटेड, ऐसे ही याद रखना है इसको, लिमिटेड 3A, किसके रिगार्डिंग? इंडिया में 80% या 80% के ऊपर 85% ऑफ द फार्मर्स जो आपके हैं दे आर मार्जिनल फार्मर्स, दे आर स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। मैं इसको क्विकली रीड करी हूँ क्योंकि आपने इसे स्टैटिक में भी पढ़ा होगा, है ना। आई एम नॉट गोइंग इन टू वेरी मच ऑफ डिटेल, ठीक है। तो देखो इंडिया में 85% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो उनका ये लिमिटेड 3A का इशू है। पहला A क्या है? लिमिटेड एक्सेस इज देयर, दूसरा लिमिटेड अवेयरनेस इज देयर, और तीसरा लिमिटेड अफोर्डेबिलिटी इज देयर। किसके? अमंगस्ट द स्मॉल फार्मर्स, जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं उनके अमंग में। क्यों? क्योंकि उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एक्सेस नहीं है, किसके रिगार्डिंग? क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग या फिर नॉलेज के रिगार्डिंग। वो जो बायो फर्टिलाइजर्स या बायो पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं उनका कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल केमिकल फर्टिलाइजर्स जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है, तो ट्रांजिशन करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग।
दूसरा ये है कि आपका जो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स होते हैं इनका जो रोल आउट और डेवलपमेंट है वो भी स्लो है, तो लिमिटेड स्टॉक प्रेजेंट होने की वजह से लार्ज फार्मर्स ही उसको एक्सेस कर पाते हैं। प्लस जो इन चीज़ों का जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके कंपोनेंट्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन सभी स्टेट्स में एक जैसा नहीं है। आपने देखा होगा तो साउथ इंडिया के कुछ फार्मर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ के फार्मर्स कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग की तरफ जा चुके हैं, जो कि फार्मिंग के लेटेस्ट मॉडर्न मॉडल्स हैं, है ना। अमूल का एग्जाम्पल ले लो, और भी बहुत सारे कोऑपरेटिव्स आपके साउथ इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द केस विद नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, ये भी एक इशू है। प्लस आपके और भी फर्दर ऐसे इश्यूज हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो है आपके ऑनगोइंग सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर स्कैरसिटी, एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट वॉलेटिलिटी विच में आउटपेस करेंट एडेप्टेशन एफर्ट्स। क्लाइमेट जो डैमेज कर रहा है उसका डैमेज करने की स्पीड हमारे अडेप्ट करने की और मिटिगेशन की स्पीड से फास्ट है, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसके लिए इन्होंने वे फॉरवर्ड यहाँ पे कहा है कि सबसे पहले तो हमें अपनी एडेप्टेशन की स्पीड को एक्सेलरेट करना है, बढ़ाना है ना। किसके लिए, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लाइमेट टॉलरेंट एंड जीनोम एडिटेड क्रॉप्स के लिए फर्स्ट वे फॉरवर्ड आपका स्पीड देनी है एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन दोनों को। दूसरा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है और सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि रोल आउट जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स का, बायो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का, वो फास्ट हो सके, सप्लाई ज़्यादा हो सके, ताकि उनका मार्केट प्राइस जो है वो डाउन हो। प्लस गवर्नमेंट को जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उन पे से सब्सिडी को शिफ्ट करके बायो फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देनी चाहिए, है ना। फिर देखो, फिर फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत टू स्मॉल लैंड होल्डर्स, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम यही है ना। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, क्लाइमेट इंश्योरेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना, क्रेडिट एक्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाना। फार्मर्स अभी भी जो आपका कन्वेंशनल और जो ट्रेडिशनल क्रेडिट है उसी पर डिपेंडेंट है ना। एंड अबव ऑल इंडिया नीड्स अ कोहेरेंट नेशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट रोड मैप, जो कि हमारे पास है भी, है ना। हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके विद इन आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर नेशनल प्लान इज देयर, ठीक है। उसमें हमने बायो E3 फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट करना है, बायो टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट अडेप्टेशन। तो इसको डायग्राम की फॉर्म में याद रखना है ऐसे। जब आप क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो तो ये डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके आप एग्जामिनर को सीधे ऐसे समझा सकते हो कि पहला कंपोनेंट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायो E3, है ना, ये बता देना। फिर इसी में वो 3 E3 आप बता देना, एनवायरनमेंट आपका, फिर दूसरा क्या था, दूसरा एम्प्लॉयमेंट था और तीसरा इकोनॉमी था, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, क्लाइमेट एडेप्टेशन, है ना। क्लाइमेट एडेप्टेशन का ये एक कंपोनेंट है। इंडिया की जो सोशियो इकोनॉमिक अपनी जो लैंड होल्डिंग के रिगार्डिंग जो इंडिया की प्रॉब्लम है, स्मॉल लैंड होल्डिंग, मार्जिनल फार्मिंग की प्रॉब्लम, इसको फिगर आउट करना है ना। तो इसको प्रॉब्लम करना है, मार्जिनल लैंड होल्डिंग को, इसको ख़त्म करना है। प्लस आपका क्रेडिट का जो सोर्स है ये भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। और क्रेडिट में आपका जो फॉर्मल क्रेडिट है उस पर ज़्यादा एम्फोसिस होना चाहिए, ना कि इनफॉर्मल वाले पे, है ना। फिर आपका आता है अवेयरनेस। ये जो लिमिटेड 3A है ना, ये लिमिटेड 3A की जगह एक्सेसिबल 3A में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी कि अवेयरनेस की प्रॉब्लम को फिगर आउट करना अमंग द स्मॉल फार्मर्स, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना, एक्सेस बढ़ाना, ठीक है। इसी से आपका एक क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर रेडी हो गए। 4 कंपोनेंट्स, बायोटेक, क्रेडिट, लैंड होल्डिंग का जो इशू है उसको फिगर आउट करना, उसको सॉल्व करना, ठीक है। फिर आपका अवेयरनेस। एक और चीज़ इसमें क्रेडिट में ऐड कर लो, वो ये है कि इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड या क्रॉप इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इंक्रीज करनी है। क्लियर हुआ इतना? इसी के साथ साथ आपका आज का लेक्चर इट एंड्स हियर। हमने सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लिए और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आपका स्टैटिक में भी आता है, हमने उसको भी कवर अप कर दिया, है ना। अब वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्डर एंड रिवीजन अच्छे से करना, है ना। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।